नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, केंद्र सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जम्मू से रोहिंग्या की वापसी का प्रोसेस शुरू कर दिया है। कल से यह प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन आज रोहिंग्या बिना किसी सूचना के बठिंडी पहुंच गए और वहां पर वो शायद प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने वक्त पर वहां पर पहुंचकर उनको खदेड़ दिया है और उनको आश्वस्त किया है कि कहीं ना कहीं उनके पास जो दस्तावेज है उनसे कुछ नहीं किया जाएगा। जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि विदेश मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। देखिए, म्यांमार की जो सरकार है, जो जहां से रोहिंग्या आए हैं वो म्यांमार देश है, बर्मा है, और बर्मा के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से कहा है कि वहाँ के रहने वाले जितने भी रोहिंग्याज जो म्यांमार के रहने वाले हैं उनको बर्मा की सरकार ने वापस मांगा है अपने घर में लाने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति खुशी खुशी वापस अपने घर जाता है, अगर अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में जाता है तो उस व्यक्ति को खुशी होती है। एक चिड़िया भी अपने घोंसले से दूर रह के बहुत परेशान और दुखी होती है। ये तो इंसान है, और इसलिए बर्मा की सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय से ये निवेदन किया है कि वो अपने नागरिकों को उन्होंने वापस मांगा है। तो हमें लगता है कि वो प्रक्रिया दो देशों के विदेश मंत्रालय उनके बीच में चर्चा का विषय है। जो भी निर्णय होगा भारत सरकार और म्यांमार की सरकार के बीच में वो अच्छा। दर्शकों, हमने राजनीतिक दलों का रिएक्शन लिया कि आखिर रोहिंग्या की वापसी को लेकर के प्रोसेस शुरू हुआ है तो उनका क्या कहना है। अपनी पार्टी का ये कहना है कि ये बड़े लंबे समय से ये लोगों की डिमांड रही है। सोशल संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, सबने वक्तन इसकी डिमांड की है कि इनको डिपोर्ट किया जाए और उनकी मांग को मानते हुए केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक उनकी वापसी की जा रही है। फिर मैंने रात को बच्चे छोटे बच्चा लगे बोल रहा है, रात को पूरा रात रो रहा है। फिर हम निकल जाएंगे, इधर क्या करना है। मैं बाप इधर हो जाएगा, बेटा उधर हो जाएगा, हम क्या शौकर है, हम तो पागल हो गया। फिर बच्चे को चले गए, मैं निकला इधर, मेरा बीवी नहीं आया घर। देखिए, जहाँ तक रोहिंग्यास का सवाल है, ये जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी उस समय ये लाए गए थे और यहाँ बसाए गए थे, और ये खुद उठ के इतनी मात्रा में नहीं आए थे। ये सरकार ने, क्योंकि ये वहाँ से उस वक्त विस्थापित हुए थे और उनको अलग अलग जगह हिंदुस्तान में रखा गया था, और उनमें से बहुत सारे रोहिंग्या जो थे वो रजिस्टर्ड थे, और जो अनरजिस्टर्ड थे उनके खिलाफ सरकार ने जो कार्रवाई मुनासिब समझी वो करनी भी चाहिए थी। और जो मुझे लगता है ये सिक्योरिटी एजेंसीज की जिम्मेवारी है कि इसको इंश्योर करें कि ये जो हैं, जो लोग भी इसमें मुलसिफ इन्वॉल्व हैं इस तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में या आतंकवादी एक्टिविटी में कहीं मुलविस हैं, तो उनकी धरपकड़ ज़रूर होनी चाहिए और उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। और बाकी जो लोग हैं, जो रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़ हैं, उनको अगर सरकार ने उनके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखते हुए उनके रहने की व्यवस्था हीरानगर में कहीं की है, तो हम भी उस कदम का स्वागत करते हैं। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही इसके लिए दोषी ठहराया है कि रोहिंग्या पहुंचे ही
तब थे जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और पहली मर्तबा यहां पर रोहिंग्या इतने राज्यों को छोड़ करके जम्मू में आकर के बसे थे। उनके मुल्क में एक हंगामा हो गया, मारकाट हो गई और वो इतना दूर चल के जम्मू तक पहुंचे। अभी तक ये नहीं मालूम है कि रोहिंग्या को किसी ने बुला के लाया था, नहीं। लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ है कि जब किसी मुल्क से कुछ लोग निकल आते हैं और उनको बस मजबूर होना पड़ता है हिजरत करने के लिए, तो उनको जगह मिलती है, उनको एक सिस्टम से ही निकाला जा सकता है। 2014 के बाद इस पर बड़ी बहस हुई कि रोहिंग्या जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बसे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट के फिगर्स क्या कहते हैं, कितने ये लोग हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन राइट्स ये जो ये हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, वो इजाज़त देती हैं कि इंसान हैं, अगर वो वहाँ से आए तो कहीं आबाद हो गए किसी जगह के ऊपर, तो क्रिमिनल भी हो सकते हैं और इसकी गुंजाइश है सोसाइटी के अंदर, चूँकि भूखे नंगे हैं तो क्राइम भी करते होंगे। अब चोरी होती है, डाका होता है, तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे वो लोकल लोग भी करते हैं, बाहर से भी करते हैं। अब 2 दिन से एक चीज़ का ये हो गया है कि कुछ रोहिंग्या पकड़े गए हैं और उनसे उनके आइडेंटिटी कार्ड, उनके वो जो पैन कार्ड बने हैं या वो बने हैं पासपोर्ट बने हैं, तो इसकी तरफ तो तवज्जो जानी चाहिए कि ये कहाँ से बना है, क्या है, इसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ कर रही है, लेकिन साथ में एक चीज़ है कि हैं तो इंसान के बच्चे हैं, एक अगर गलती करता है तो सबको सज़ा नहीं देनी चाहिए। और अगर कहीं बैठी हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, तो एक ट्रेडिशन सिस्टम के साथ ही अगर वो बातचीत होती है तो हमें लगता है कि सोसाइटी को क्राइम से बचाना तो है। और चाहे वो क्राइम रोहिंग्यास करे, चाहे कोई क्राइम बाहर का करे, जम्मू कश्मीर के अंदर क्राइम बढ़ गया है और पिछले कुछ दिनों से तो कोई दिन खाली नहीं होता है कि जिस दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है। चोरियां भी बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सब चीज़ों को रोहिंग्यास के खाते में डालना भी गलत है। दर्शकों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये कहना है कि मानवता का मामला है और दूसरा उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर यूटी एक संवेदनशील यूटी है, लिहाजा जिन लोगों ने क्राइम किया है, जो मुलव्विस हैं किसी भी वारदात के लिए, आतंकी वारदात के लिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके पास दस्तावेज है उनको मानवता के नजरिए से देखा जाना चाहिए। आज जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको वहाँ निकाला, उनको कहा कि वहाँ से छोड़ के चले जाओ, और उनकी मुश्किलात और बढ़ गई। अगर गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है तो गवर्नमेंट वाजा करे कि उनको कहाँ पर सेटल करना है। हमने सुना है कि कहीं हीरानगर के किसी एक जगह में उनको सेटल करना चाहते हैं, सेटल के उन्हें टेम्परेरी रखना चाहते हैं। मुझे जो लगता है कि ये इलेक्शन ट्रेंड है और एक पॉलिटिकल वंडेटा है, इलेक्शन ट्रेंड के तहत ये हो रहा है। उन बेचारों का कोई कसूर तो है नहीं। अगर सारे के सारे रोहिंग्या जो पहले ही कुदरत की मार और उस इलाकाई तसब की वजह से यहाँ निकल के डिफरेंट स्टेट्स में, हमारे मुल्क की डिफरेंट स्टेट्स में पनाह गजीन है, तो जम्मू में भी है, तो अगर सारे के सारे रोहिंग्या जो एक तबका एक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो अगर उनको सारे के सारे को इस आड़ में लेके कि ये क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मैं नहीं मानता हूँ। सारे के सारे रोहिंग्या जो हैं वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं। अगर कोई इक्का दुक्का या कोई केसेस हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस उसमें कानून के मुताबिक काम कर सकती है। उसे कौन रोकता है? कोई उसके साथ नहीं लेता। ये भी कोई भी नहीं चाहता कि उनको यहाँ को परमानेंट बसाया जाए। यहाँ ये उनकी मुश्किल जो है वो एक इंसानी मुश्किल है, और इंसानी प्रॉब्लम को देखते ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इंसानियत के नाते पर अगर पूरे ममालिक जो हैं उसको देख रहे हैं, यूएनओ भी देख रही है, यूएनओ के मुताबिक उनकी परमिशन है उनके पास, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जम्मू रियासतों में, मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शन आ जाते हैं तो रोहिंग्या का मसला उठा के ये क्रिमिनल मुनाफरत फैलाने की बात है। इसके पीछे ऐसा एजेंडा नहीं होना चाहिए। हालांकि सब लोग चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है कि यहाँ से रोहिंग्या को डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि लगातार क्राइम का ग्राफ जैसे बढ़ रहा है और उनमें कहीं ना कहीं रोहिंग्यास भी मुलव्विस है, तो कांग्रेस ने भी कहा है कि वेलकम स्टेप है।
जब भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनकी अगुवाई में सरकार थी, तब ये रोहिंग्या का पहला जत्था जम्मू कश्मीर में आया था और भारतीय जनता पार्टी इसे समय समय पर चुनावी मुद्दा भी बनाती रही है और एक रीजनल मुद्दा भी बनाती रही है। लेकिन आज रोहिंग्यास को जम्मू कश्मीर से बाहर करने के लिए जम्मू कश्मीर के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं और समूचे विपक्ष ने भी ये पूरी तौर पे माना है कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ पे बाहर के लोगों का रहना जो है वो सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी दबाव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी इनके साथ सलूक किया जाए वो यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी कहीं किसी राज्य में कोई इलेक्शन शुरू होते हैं या इलेक्शन आने वाले होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आए दिन एक नया मुद्दा, नया बखेड़ा खड़ा करती है। तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कितनी संजीदा है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे ये लगता है, हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 राज्यों में जो इलेक्शन जो आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं को भुनाने के लिए ये फिर से मुद्दा जम्मू कश्मीर में इन्होंने उठाया है कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चुनावी सतह पकाने के लिए जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी 1947 के बाद से लेकर, जब से ये भारत आज़ाद हुआ है, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी इसे चुनावी ज़मीन के तौर पर इस्तेमाल करती आ रही है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी। 2 दिनों तक ये बैठक चली है और 2 दिनों में जितने भी ज्वलंत मुद्दे थे उन पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। खासतौर पर इस पर चर्चा की गई कि विधानसभा के चुनाव कैसे जल्दी हों। इस पर भी चर्चा की गई कि आखिर स्टेट का दर्जा बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो कुछ उपलब्धियां इस सरकार के कार्यकाल में हुई हैं उन पर चर्चा की गई। जैसे डीडीसी के चुनाव हुए हैं, उन्होंने कहा कि टूरिज्म को और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। आयुष्मान भारत पर चर्चा की गई। जो जितने भी इंपॉर्टेंट काम अभी तक भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में हुए उन सब पर चर्चा की गई। लेकिन अहम मुद्दा यह था कि क्या डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट कब आएगी, चुनाव कब होंगे और रियासत का दर्जा कब मिलेगा। के गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, हर पोलिंग बूथ तक पार्टी के कार्य विस्तार को हम आगे ले जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी उसी का परिणाम है कि आज जिला परिषद के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। राणा साहब, कब तक उम्मीद? परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन सीटों का होगा, सीटों की हदबंदी होगी और उसके बाद जब भी ये डिलिमिटेशन परिसीमन पूरा होगा, उसके बाद जब चुनाव आयोग निर्णय करेगा तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। हमने जिला परिषद के चुनावों में बम्पर वोटों के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जीत हासिल की है और अब भारतीय जनता पार्टी का हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि हम जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी संगठन का विस्तार करेंगे और ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो। इसके लिए हम जम्मू कश्मीर के घर घर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड जाएंगे और पार्टी के विस्तार को और अधिक गति देंगे। तो दर्शकों, जैसे कि हम कह रहे थे कि 2 दिन लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग हुई कार्यकारिणी की और वो ऐसे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे थे जम्मू कश्मीर यूटी के, उन सब पर विस्तार से चर्चा हुई। पहले दिन प्रदेश के पदाधिकारी बैठे और दूसरे दिन कार्यकारिणी के सभी सदस्य वहां पर पहुंचे थे। इस वक्त सीधे कटरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अभिजीत जसरोटिया, जो स्पोक्स पर्सन है। अभिजीत जी, 3 अहम मुद्दे इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर के हैं। एक तो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि अब असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि डीडीसी के अगर इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली इलेक्शन नहीं, क्यों नहीं। दूसरा, डिलिमिटेशन की बात करते हैं और तीसरा, जो स्टेटस है, स्टेट का दर्जा जो दिया जाना है
उसको लेकर के बात है। क्या इन 3 मुद्दों पर कार्यकारिणी में चर्चा हुई है? जी बिल्कुल, इन तीनों मुद्दों पर भी कार्यकारिणी में जरूर चर्चा की गई है और जैसा पहले भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने अपने स्टेटहुड को लेकर कहा था, वैसा ही इसमें भी कहा गया है कि जैसे ही यहाँ पर होता है तो स्टेट जरूर वापस जो है जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और जहां तक रही बात डिलिमिटेशन की, उसकी एक्सरसाइज तो शुरू हो चुकी है और ये सब लोगों को पता है। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो जो है ये सारी की सारी बातें इस कार्यकारिणी में डिस्कस की गई और सभी ने जो है इसको जो है उनकी ध्वनि से इसको पास किया। अभिजीत जी, अब सवाल ये उठता है कि क्या जो डीडीसी के चुनाव हुए हैं इसको लेकर के भी पार्टी ने अपनी पीठ थपथपाई है कि पीसफुली हो गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए? जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो बात भी बड़ी सही है। डीडीसी चुनाव के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर उभरी है और खासकर जो गुप्कार गैंग, जो 10 पार्टियों का गैंग बना था, वो सब मिलकर भी कहीं पर भी हमारे नजदीक भी ना आ सके। और भारतीय जनता पार्टी में जो लोगों ने विश्वास दिखाया है, भले वो जम्मू में भले वो कश्मीर में, इसके लिए जरूर एक सराहनीय कार्य था जिसके लिए अपनी तत्वाना बंदा भी था। और इसके लिए उत्साह जो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब में देखते ही बनता था। आज अभिजीत जी, टूरिज्म को लेकर के भी बात की गई है, किस तरीके से कोई रोड मैप आपने तैयार किया है कि अब टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए, टूरिज्म के लिए तो जो है वो बैकबोन मानी जाती है जम्मू कश्मीर की, और टूरिज्म को लेकर हम लोग तो बहुत ज्यादा संजीदा है। इसमें आप देख लीजिए, अगर टूरिज्म की जहाँ बात करें, कोरोना काल में जहाँ पर थोड़ा सा टूरिज्म को सेटबैक था, लेकिन आप पिछले अगर देखें तो जो विंटर्स थे उसके अंदर कश्मीर में भी अगर आप देखें तो सभी के सभी होटल्स में जगह भी नहीं थी। इस तरह से टूरिस्टों ने अब जम्मू कश्मीर का रुख किया है, खासकर 370 टूटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात तेजी से जो है सामान्य होते जा रहे हैं और यहाँ पर जो है टूरिज्म जो है वो अब एक नई दिशा की ओर जा रहा है। और इसके अंदर सरकार भी प्रतिबद्ध है, लोगों का एंथुसियाज्म भी है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे जैसा काल यहाँ पर 87 से पहले हुआ करता था, जैसे यहाँ टूरिस्ट आया करते हैं, उससे भी ज्यादा टूरिस्ट जो है अब जम्मू कश्मीर का रुख करें। अभिजीत जी, आखिरी सवाल आपसे, संगठनात्मक मजबूती को लेकर के क्या चर्चा की गई? देखिए, संगठन की मजबूती में ये है कि हम जो भी हमारा कार्यकर्ता है, भले वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता जो आज मोटिवेटेड है और जो सरकार की जो पॉलिसी है उसको सरकार के साथ जितने लोग हैं उनके साथ मिलकर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने आज तक वैसे ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जैसे कोरोना काल के अंदर जरूर हमने बात की, कोरोना काल में जहां बाकी सारी की सारी पार्टियां जो है वो दुम दबाकर अपने घरों में बैठी रही, हमारे कार्यकर्ता जो थे वो बढ़ चढ़कर अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी जो है वो लोगों के बीच में रहे और इसके अंदर उन्होंने कोरोना वॉरियर बनकर जो काम किया, ये बड़ा सराहनीय कार्य था। तो इसके अंदर देखते हुए आज हमारे कार्यकर्ताओं का जो उल्लास, जो उनका जो दृढ़ता है, जो उनके अंदर एंथुसियाज्म है, वो पहले से अब चरम सीमा पर है। तो आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे ये सब कुछ जो है वो आपको प्रैक्टिकली नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, अब हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो सीज फायर हुआ है, या सीज फायर तो पहले से इस पर जब अमल हो रहा है उसका वेलकम किया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच में दोस्ताना रिश्ते होंगे तो सरहदों पर रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी हवाला दिया कि उन्होंने कश्मीर में आकर के आह्वान किया था कि दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। आइए देखते हैं। इसका मकसद पावर हासिल करना न था, उस वक्त भी लोगों की आवाज बनकर ये हमारा बता, हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान, कभी नहीं। अगर ये बड़े लोग भारत पाकिस्तान को क्यों नहीं, मैं तो जीना और मरना यहाँ वहां नहीं चाहिए। वो आवाज हमारे लिए चल रही है। हम तो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों की दोस्ती और बढ़े। ये हमारे बॉर्डर पर जो मुसीबतें आ रही, हमारे गरीब इस तरह मर रहे हैं, उनके आपाती नहीं कर सकते, फेंक नहीं लगा सकते, रोज गोलियां चलती थी, बम चलते थे, किसी की टांग चली गई, किसी के बाजू चला गया, किसी का कुछ और चला गया, कहीं मर गए, क्या मिला। और मुझे याद है जब ठंडा कई लोग आपसे जो गुजर है वहाँ घूमते रहते थे, लड़ाकू मारते सुधार
वो जानते हैं टेंडर कहाँ है, टीटवाल कहाँ है। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री आए और स्टेज पे मन के साथ खड़ा हुआ और हमारे माइक जो है वो बिल्कुल जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं उसकी तरह और वहां लोग सुन रहे हैं और उसने कहा कि दोस्त बदलाया जा सकता है, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता। दर्शकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट से जीतने वाले डीसीसी सदस्यों से कहा है कि वो काम कराने के तरीके और नजरिए में बदलाव लाएं। उनका कहना है कि आप सभ्य भाषा में जाकर के अधिकारियों से मिलें, आप हर एक व्यक्ति से मिलें और आसान भाषा में बात करें और साथ ही साथ उनसे विनम्रता से बात करें ताकि उनका काम हो सके। यानी टिप्स दिए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने डीडीसी सदस्यों से कि कैसे काम करवाना है। आज आप लोगों का अभी इलेक्शन हुआ, कई हमारे बहन भाई जीत के आए। ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो पहले उन लोगों का कमाल है जिनने हिस्सा लिया और फिर ऊपर वाले की मदद जिससे कि वो जीते। नहीं तो कम मुश्किलात थे, कम प्रेशर था, पैसा ऐसे चल रहा था जैसे पानी की तरह चलता था और फिर डीसी और एसपी और ये लोग दबाव डाल रहे थे, हर तरफ से दबाव था, मगर वो कामयाब हो गए। आज उनका काम है कि वो काम करें, पहले तो सीखें। 5 साल जो आए हैं, मैं इनसे कह रहा था गाड़ी में भी कि हमें भी इनको सिखाना चाहिए कि कैसे करना है, कैसे हमने डीसी साहब से बात करनी है, कैसे हमने मुश्किलात दूर करने हैं। ये नहीं नारे मार मार के और ठाड़े मार के नहीं, जो काम प्यार से और मोहब्बत से हो सकता है वो दाड़े मारने से नहीं हो सकता। दर्शकों, हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि को लेकर के तैयारियां मुकम्मल हैं और हम आपको बताएं कि मंदिरों का शहर जम्मू माना जाता है और यहाँ पर हर एक मंदिर को सजाया गया। और खासतौर पर रणवीरेश्वर मंदिर की बात करें तो रणवीरेश्वर मंदिर से 10 को शिव की बारात निकाली जाएगी, भगवान शंकर की बारात निकाली जाएगी और 11 को शिवरात्रि के अवसर पर यह मेला आयोजित किया जाएगा। नहीं, मैं भद्रवा का रहने वाला हूँ और यहाँ पे हर साल जैसे शिवरात्रि का मेला लगता है तो इसलिए हमें भद्रवा से बुलाया है। यहाँ पे शिवरात्रि का ये बस तैयारी चल रही है शिवरात्रि की। सर, हमें एक्चुअली 6-5 साल से लगातार यहाँ पे काम मिलता है पेंटिंग्स करने का, ये बड़ी शिवलिंग को पेंटिंग करने का, और वहाँ पे नंदीगंजी हैं उनको भी हम तैयार करते हैं 5 साल से। और हम अंडर काम करते हैं श्री रणवीरेश्वर वेलफेयर कमेटी के, जो कि हर साल महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर एक भव्य शिव बारात निकालती है। और इस शिवरात्रि यानी कि 11 तारीख को जो है महाशिवरात्रि का मेला लगेगा श्री रणवीरेश्वर मंदिर में, और जो शिव बारात है वो 10 तारीख को दोपहर 3 बजे श्री रणवीरेश्वर मंदिर से निकलती हुई मेन बाज़ारों से होती हुई वापस यहाँ पे संपन्न होगी। ये एक्चुअली झांकियों का सीन है जो कि ट्रॉलियों के ऊपर रखे जाएंगी और वहाँ पे शिवजी भगवान जी इनके आगे होंगे। दर्शकों, धर्मार्थ ट्रस्ट के मुलाजिम हड़ताल पर भले ही हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को देखते हुए उन्होंने हड़ताल के साथ साथ अपना कामकाज भी शुरू कर दिया है। उन्होंने रणवीरेश्वर मंदिर में आज सफाई अभियान चलाया और पूरे मंदिर की सफाई की। एक तरफ वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग यह है कि जितने भी धर्मार्थ ट्रस्ट के धार्मिक स्थान हैं उनको एक बोर्ड की शेप में बनाया जाए और जैसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना है वैसे ही एक और बोर्ड बनाया जाए और बोर्ड की तर्ज पर उनको सैलरी भी दी जाए। हमारा धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन 97 दिनों से वो अपने प्रोटेस्ट पे है। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक दिन पहले श्री रघुनाथ मंदिर में
सारे 3, 4, 5 घंटे जितने भी एम्प्लॉइज थे सिर्फ चेन हंगर स्ट्राइक वालों को छोड़ के बाकी सारे वहां पे गए और वहां की साफ सफाई की उन्होंने। आज हमारा सफाई अभियान इस श्री रणवेश्वर मंदिर के अंदर चल रहा है, जो कि आज पार्क की सफाई हो रही है। कल हम फ्रंट पे चलेंगे, मंदिर के अंदर जितने भी जाले छाले कोई जो लगे हुए हैं उसको भी साफ सफाई करेंगे। जितने भी कर्मचारी हैं सभी आज साफ सफाई के ऊपर लगे हैं, क्योंकि हम पहले हिंदू हैं, सनातनी हैं। ये हमारी एजिटेशन एक साइड पे है, क्योंकि महापर्व आ रहा है। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, ताकि देख के उनको पता चले वाकई ही जम्मू के मंदिरों का इस धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन ने चमका के रखा, सजा के रखा है। दर्शकों, महाशिवरात्रि के अवसर पर कश्मीरी विस्थापित पंडितों को मछली पालन विभाग जो है मछली उपलब्ध करवाएगा। उसके लिए विभाग ने खास व्यवस्था की गई है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखा जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में और ख़ास करके हमारे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इस सिलसिले में हमारी जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है उन्होंने एक फैसिलिटी स्पेशली रखी हुई है। हमारी जो यहाँ पे फ़िश कंज्यूम करने वाली जो फैटर्निटी है, स्पेशली जो कश्मीरी पंडित्स जो ज़्यादा ये त्यौहार है, उसके लिए हमने 9 और 10 तारीख को फ़िश की अवेलेबिलिटी जो है यहाँ जम्मू के मुख्तलिफ़ जगहों पे रखी हुई है। उसमें आपका जगती कैंप है, पुरखू है, आनंद नगर है, TRT नगरोटा है, इसी तरह से आपका गंगयाल है, तो और हमारा यहाँ पे नरवाल फ़िश मार्केट जो है वहाँ पे होगी। और हमारी जो एक मोबाइल एक रेफ्रिजरेशन वैन होगी जो पूरे जम्मू में इंटीरियर्स में भी घूमेगी फ्रेश फ़िश लेके। इस बार जो हम ये ज़्यादा वो इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं वो ये है कि इस बार हम फ्रेश ट्राउट जो है वो कश्मीर से और जम्मू के हिली एरिया से लाके यहाँ के जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनकी सुविधा के लिए लोगों को हम डिस्पोजल पे रखेंगे। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।